दोस्तों, दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दें। दोस्तों, सबसे ही ऊपर दे रखा है आपको कुछ वर्ग त्रिभुज हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये देने का नया तरीका है, बाकी सिलोजिज्म का ही क्वेश्चन है। दोस्तों, सबसे पहली दे रखी है बात कि कुछ वर्ग जो हैं वो त्रिभुज दे रखे हैं आपको, और कुछ आयत हैं, यानी कुछ वर्ग तो त्रिभुज हो गए, कुछ वर्ग आयत हो गई, ये आपको यहां दे रखा है। प्रत्येक वृत्त त्रिभुज है। दोस्तों, प्रत्येक वृत्त जो है ना, वो तो सारा के सारा जो आ रहा है आपका इसी के अंदर आ रहा है। ये तो वर्ग हो गया आपका, और ये वृत्त हो गया। वृत्त पूरा के पूरा त्रिभुज के अंदर है। प्रत्येक षटकोण आयत है। मुझे नहीं लगता ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा आपको समझना। हो सकता है थोड़ा सा बड़ा बना दिया जाए जिससे कि आपको नजर पूरा अच्छे से आए। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा छोटा करके और आपको एक बड़े से उसमें बता देता हूं। आपको दे रखा था दोस्तों स्टार्टिंग में कि कुछ वर्ग जो हैं वो त्रिभुज दे रखे हैं, और कुछ ही वर्ग जो है वो आयत भी दे रखे हैं। ये आयत बना दिया मैंने। फिर आपको दे रखा है कि प्रत्येक वृत्त जो है, दोस्तों वृत्त सारे के सारे वर्ग त्रिभुज के अंदर हैं, और सारे षटकोण जो हैं वो आयत के अंदर है। तो पहले तो आप इसका फिगर समझ लें अच्छे तरीके से। उसके बाद आपसे कहा गया है कि दिए गए कथनों के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। ये हमेशा पढ़ा जाए, कभी सही आता है और कभी लिखा हुआ था कि सही नहीं है। कम से कम एक वृत्त वर्ग है। दोस्तों, ये वृत्त और ये वर्ग, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। सभी आयत षटकोण है। हम कहना चाह रहे हैं कि आयत सारे के सारे षटकोण में आ जाएं, ऐसा तो नहीं कह सकते हम। दोस्तों, कम से कम एक षटकोण ऐसा है जो वर्ग है। कम से कम एक षटकोण। दोस्तों, नजर नहीं आ रहा मुझे षटकोण और वर्ग के बीच का कनेक्शन, कह नहीं सकते। कम से कम एक आयत वर्ग है। दोस्तों, कम से कम एक आयत तो वर्ग होगा ही होगा, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। तो ये सिलोजिज्म का अच्छा प्रश्न हमने किया, समझाने का प्रयास मैंने किया। अगर आपने सिलोजिज्म का बेसिक पढ़ना है दोस्तों, इसी चैनल पे बेसिक से समझा रखा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों बहुत ही शानदार ये किताब। यहाँ पे दोस्तों रुक्मणी पब्लिकेशन बहुत ही बढ़िया पब्लिकेशन है। आप समझ सकते हैं पिछले वर्षों के सारे प्रश्नों को समाहित किया है इस प्लेटफॉर्म सीरीज के मध्य, और एक एक क्वेश्चन का हम यहाँ सोल्यूशन करवा रहे हैं। आप देखेंगे अगला प्रश्न हमारे सामने, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। बाघ भारतीय जंगलों का शीर्षस्थ परभक्षी है। व्हाट इज परभक्षी? दूसरों को भक्षण करने वाला, खाने वाला। यह आहार श्रृंखला के शीर्ष पर है, यानी आहार श्रृंखला जब शुरू होती है तो उसकी स्टार्टिंग है। जंगल इन परभक्षियों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। जंगल तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जंगल में रहते हैं ये लोग। वनों के संरक्षण के द्वारा हमें उनके जंगली निवास स्थान की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। जंगलों का संरक्षण होगा तो उनका निवास स्थान स्वतः संरक्षित हो जाएगा। बाघ के इलाकों को भी शिकारियों से संरक्षित किया जाना चाहिए। जो बाघ के इलाके हैं उनको शिकारियों से भी हमें संरक्षित करना है। वन विभाग को अवैध शिकार रोकने के लिए निवारक उपाय स्थापित करने चाहिए। जो ये वन विभाग है, अवैध शिकार रोकना है उनको, तो उसके लिए भी निवारक उपाय स्थापित करने चाहिए। जंगल में उनकी संख्या बनाए रखने में मदद रहेगी। ये सारी बातें इसलिए कही जा रही हैं, अगर आप इस बात को समझें तो ये कह रहा है कि भैया बाघ बहुत जरूरी है, और बाघ का संरक्षण होगा अगर जंगल का संरक्षण होगा। हमारी जो श्रृंखला है, जिसे हम यहाँ पे आहार श्रृंखला कहते हैं, वो लगातार चलती चली जाएगी। अब दोस्तों क्या कहा जा रहा है, कौन सा कथन ऊपर दिए कथन के परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त नहीं है? दोस्तों, बाघों को जीवित रहने के लिए वनों का संरक्षण आवश्यकता है। बिल्कुल सही है। बाघ अगर जिंदा रखने तो पहले उनके घर जिंदा रखो। घर कौन है? जंगल। तो ये पहली वाली बात बिल्कुल सही है। अवैध शिकार बाघ संरक्षण के लिए खतरा है। बिल्कुल सही बात है। अवैध शिकार अगर होगा, बाघ मरेंगे, तो फिर संरक्षण कैसे होगा भाई? जंगली बाघ कम संख्या में है, बात तो ठीक लग रही है, लेकिन इसके बारे में इस पैसेज में कहा दे रखा है, इस कथन में कहा दे रखा है आपको? बाघ आहार श्रृंखला के शीर्ष पे हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि पहला, दूसरा और चौथा ये आपको इसमें मिल जाएगा, लेकिन तीसरा तो है ही नहीं। तो तीसरा इस कथन के परिप्रेक्ष्य में नहीं है,
तो मेरा आंसर जाएगा दोस्तों सी, जो यहाँ पे आपको दे रखा है। लिए चलते हैं दोस्तों, एक एक प्रश्न को बहुत आराम से करवाने का प्रयास कर रहा हूं। ये बहुत अच्छा प्रश्न आया है आयु का। दोस्तों वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु जो है उसका अनुपात 2:3, 2:3 है। अब देखें जरा दोस्तों, मान लेते हैं रीमा, सीमा की आयु 2x है, तो रीमा की कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। ये आपने को दे ही रखा है भाई। अभी जो वर्तमान है, वर्तमान में ही मैंने सीमा की आयु 2x मानी है। आगे दे रखा है दोस्तों, ये जो सीमा है रीमा से 6 वर्ष छोटी है। बात को समझिएगा, यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि इस 2x के अंदर अगर 6 वर्ष बढ़ा दिए जाएं, ये अभी सीमा की आयु है, इस सीमा की आयु में 6 वर्ष बढ़ा दिए जाएं तो भैया ये सीमा की आयु बराबर हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि सीमा रीमा से 6 वर्ष बड़ी है, सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। इसको अगर मैं जब सॉल्व करता हूं इस इक्वेशन को, तो आप देखेंगे दोस्तों 2x माइनस में इधर चला जाएगा, इधर 6 रह जाएगा और इधर माइनस का 2x हो जाएगा। 3x में से 2x गए तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6। x की वैल्यू 6 आ गई, यानी वर्तमान में सीमा की 2 इंटू 6, यानी सीमा की वर्तमान आयु होगी दोस्तों 12, और 3x, अगर आप समझे मेरी बात को, तो 3x का मतलब हो गया है आपका 6 या 18। रीमा की आयु, ये तो सीमा की होगी और ये रीमा की होगी, रीमा की कितनी होगी? सब 18 हो गई। अब प्रश्न क्या है वो समझिए, 6 वर्ष बाद में इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अभी आपको दे रखा है कि इनकी आयु का अनुपात दे रखा है अभी, इसकी है 12, उसकी है 18। इसमें भी 6 वर्ष एक बार जोड़ दिए जाएं, इसमें भी एक बार 6 वर्ष जोड़ दिए जाएं, तो दोस्तों 12 और 6, ऊपर वाला तो हो जाएगा 18 और नीचे वाला हो जाएगा 24। 6 तिया 18, 6 चौके 24, यानी ऐसा मैं मानता हूं 6 वर्ष बाद में उनकी आयु का अनुपात 3:4 रहेगा, जो कि आपको सी में दे रखा है। मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को यहां समझाने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बहुत ही प्यारा सा। दोस्तों 100 प्रकृतिवादी लोग हैं, उनका एक समूह है, और उस समूह में से 15 केवल तितलियां देखना चाहते हैं। अब बताओ जरा केवल तितलियों में क्या है? फिर भी देखना है तो ठीक है भाई। 30 केवल पक्षी देखना चाहते हैं भाई, ठीक है, देखो तुम भी केवल पक्षी को देखो। 10 मधुमक्खी और तितलियां देखना चाह रहे हैं। दोस्तों मधुमक्खी और तितलियां का कॉमन यहां पे मैंने डाल दिया, आप देख सकते हैं 30 लिखा है यहां पे, सॉरी 30 नहीं 10 ही लिखा है, तो 10 ही लिखो ना मेरे भाई। ये लीजिए भाई 10। इसके बाद दे रखा है 20 पक्षी और मधुमक्खियां। दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप इनको किस तरीके से उसमें फिट करते हैं। 20 जो है पक्षी और मधुमक्खियां देखना चाहते हैं, 5 मधुमक्खी और चमगादड़ भी देखना चाहते हैं, और बाकी बचे केवल चमगादड़ देखना चाहते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, समझदार हो गए हैं आप, ये समझ रहे होंगे कि अभी जो वैल्यू दे रखी है ये 100 प्रकृतिवादियों में से दे रखी है। कोई भी वैल्यू एक दूसरे को एक साथ नहीं डाल रही है, तो एक बार इन सबको जोड़ दिया जाए। दोस्तों 15 के साथ अगर मैं 30 और 30 60 जोड़ देता हूं, 30 तो ये हो गए और 30 ही हो गए 60, 60 में 15 जोड़ते हो जाता है दोस्तों 75, 75, 75 में 5 और जोड़ देता हूं तो हो जाते हैं 80, और 100 में से इन 80 को घटा दूं तो दोस्तों 20 कुल मिला के यहां बचते हैं। अब सवाल ही यही पूछा होगा कि भैया केवल चमगादड़ देखने वाले कितने प्रकृतिवादी हैं? तो ये तो दिख रहा है दोस्तों मुझे, चमगादड़ केवल कितने आए? 20 आए। कुछ भी नहीं करना था, इन सबको जोड़ के 100 में से घटाना ही था। केवल चमगादड़ देखने वाले प्रकृतिवादी यानी कि 20, केवल तितलियां देखने वाले का अनुपात, केवल तितलियां कितने देखते हैं? 15। दोस्तों ये होता है 4 का 5, 5 का 4 से, ये होता है 5 का 3 से, 4:3। ये लीजिए साहब 4/3 दे रखा है अपने को।
कितने प्रकृतिवादी 4 प्रजातियों में से कम 2 देखना चाहते हैं दोस्तों, कम से कम 2, 20 और 10 30 और 5 35 ऐसे लोग हैं जो कम से कम 2 तो देखना चाहते ही हैं। तो कुल मिला के दोस्तों मुझे नहीं लगता है बहुत मुश्किल प्रश्नों में से एक था, ये आसान था, बस आपको इसे करना ही था एक बार। लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। दोस्तों मुझे लगता है ये भी बहुत मुश्किल तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों? क्योंकि कॉकपिट का कोड दे रखा है दोस्तों CPTCOKI। आप देख सकते हैं, एक बार के लिए इस C और इस C में कंफ्यूजन ना हो जाए, इसको छोड़ दें। बाकी आप देख सकते हैं कि इन सब का पुनः वापस से कहीं ना कहीं रिपीटेशन है। मुझे अभी जो समझ आ रहा है, अभी एक बार आपको समझाने के लिए पेन चेंज कर रहा हूं कि I यहां पे आया है। अब आप देखिए कि भैया मेरे पास पीछे से दूसरे नंबर पे, आप देख सकते हैं पीछे से दूसरे नंबर पे जो I था वो आखिरी में चला गया है, पीछे से दूसरे नंबर पे I है वो आखिरी में जाएगा। चूंकि वो आखिरी में जाएगा इसलिए ये खत्म हो गया। अभी आप ऐसे मत करना सारे के सारे करने लग जाओ, पहले इधर देखो कि अपना सबसे ज्यादा डिफरेंस किधर आ रहा है। तो एक डिफरेंस तो मुझे नजर आ रहा है कि भैया दूसरे नंबर पे क्या आएगा, P आएगा या A आएगा, जरा बात को समझना। दूसरे नंबर पे दोस्तों, दूसरे नंबर पे आया है P, और P आया है पीछे से तीसरे नंबर वाला। ये जो P यहां पे कोड में आया है, ये आपके सही जो शब्द था उसके पीछे से तीसरे वाला दूसरे नंबर पे आया। तो पीछे से तीसरे पे है A, तो A आएगा, यानी ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। अब केवल मात्र इतना देखना है ये O कहां से आया है। ये जो पीछे से तीसरा, आप देख सकते हैं पीछे से तीसरा, तो ये O आया है दोस्तों दूसरा लेटर है मेरा A, तो A आएगा, C नहीं आएगा। आप समझ सकते हैं मेरी बात को, D इसका उत्तर हो जाएगा। कुछ भी नहीं किया दोस्तों, जो उत्तर काम के नहीं थे उन्हें हटा दिया हमने, एलिमिनेट कर दिया हमने। अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो इनमें डिफरेंस यानी अंतर है 4 का। अगर यहां देखें तो 6 का। दोस्तों यहां अगर 20 में से 12 गए तो 8 का, और 30 में से 20 चले गए दोस्तों 10 बचे। 30 में से 42 आप देख सकते हैं 12 के बाद मुझे लगता है 14 ही होगा। चेक भी क्या करें बताइए आप। तो बस ये देखिए 4 6 8 10 12 14 16, यानी 56 में मुझे 16 जोड़ने हैं। 6 और 6 12 का हासिल 1 लगी, 5 और 1 6 और 1 7, 72 अगर आ रहा है तो यही मेरा उत्तर है। बस यही तो करना था आपको। आप सोचिए जरा, क्या ये बहुत मुश्किल प्रश्नों में से एक है? कई सारे विद्यार्थी हमसे प्रश्न करते हैं सर आपने कोर्स में आसान लेवल के प्रश्न करवाए हैं। मैं बता दूं दोस्तों, आसान या टफ की बात नहीं करता मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं जो पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं बिल्कुल उनको ध्यान में रखते हुए मैंने कोर्स में प्रश्न करवाए हैं। आगे लिए चलते हैं दोस्तों, एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से देखेंगे दोस्तों। एस की मां के की पुत्री है। ये जो एस है इसकी जो मां है ये के की पुत्री है, ये आपको दे रखा है। जिसका पति, किसका दोस्तों? के का पति, उनके एकमात्र पुत्र सी का पिता है। किनके? अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। की पुत्री है जिसका पति उनके एकमात्र पुत्र सी का पिता है, तो ऑब्वियसली वो तो सीधी सी बात है कि इनका एकमात्र पुत्र होगा जो कि यहां पे होगा सी, उस सी का पिता होगा, यानी यहां पे क्या है माइनस आ जाएगा और यहां कोई ना कोई आ जाएगा। बस इसके अलावा कुछ दे नहीं रखा है दोस्तों। एस का के से क्या संबंध है? अब आप देख सकते हैं यहां पे अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ अगर आप करें तो गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों। के की पत्नी है तो उसका पति, जिसका पति यानी किसका? के का पति। दोस्तों के का जो पति है उसके एकमात्र पुत्र सी का पिता है, तो सी का पिता यहां आ जाएगा। अब अगर मान लो ये यहां पे जिसका इस
पुत्री के लिए होता, लेकिन वो है नहीं। अगर पुत्री के लिए होता तो यहां सी आ जाता, एस पुत्री हो जाती, लेकिन चूंकि ऐसा दे नहीं रखा है इसलिए हम निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऐसा कहेंगे। अगर ये सी यहां जुड़ता, अगर हम पुत्री के बारे में कह रहे होते, अगर हम पुत्री के बारे में कह रहे होते तो शायद ये पति यहां जुड़ जाता और ये सी यहां जुड़ जाता और एस जो है वो महिला हो जाती, और महिला होते ही पोती हो जाती। एस फिर के की पोती होती अगर होता तो। पोती तो वैसे भी ऑप्शन में है ही नहीं, कुल मिला के निर्धारित नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे, जो कि एक पजल है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। दोस्तों PQRST एक पंक्ति में आपकी तरफ मुंह करके बैठे हैं। दोस्तों आपको बताना है कि ये क्या है। एक चीज बता दूं दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बोलने वाला हूं जो बहुत जरूरी है आपको समझनी, कि अगर एक सिंगल लाइन है, सिंगल रो है, तो ऐसा समझ लिया जाए इसे कि वो मेरी तरफ मुंह करके बैठे हैं, यानी इस तरफ। इसे अपनी भाषा में, अगर पजल की भाषा में कहूं तो दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हैं। दोस्तों इसमें दे रखा है कि एस टी के ठीक पहले है। देखिए ठीक पहले और बाद में का कोई क्राइटेरिया दाएं से बाएं बाएं से बाएं में नहीं है, इसलिए उसको एक बार साथ में रख देते हैं। दोस्तों आर दाएं से दूसरा है, चूंकि ये अब दक्षिण की तरफ देख रहे हैं तो दायां इधर नहीं होके इधर हो जाएगा, तो आर दाएं से दूसरा है और क्यू के बाद है। एक बात को समझिएगा कि शायद क्यू यहां आ सकता है, शायद क्यू यहां आ सकता है। हमें एक ही काम करना चाहिए दोस्तों, दोनों जगह बना के देख लेना चाहिए। अगर क्यू के बाद आएगा मतलब यहां पे क्यू आ सकता है और यहां पे क्यू आ सकता है, आर तो इधर ही है। दोस्तों पी अंतिम स्थान पर बैठा है, ध्यान से देखेगा, यहां तो पी अंतिम स्थान पे यही होगा, यहां पे पी इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। दोस्तों टी के बाद है, अगर पी यहां आया तो टी आएगा नहीं, यानी पी को इधर ही आना पड़ेगा, और पी इधर आएगा तो टी इसके बाजू में आएगा। लेकिन जहां टी आएगा उसके बाजू में कौन आएगा, ऐसा आएगा, यानी ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। पी के बाजू में टी आना जरूरी है, एस बीच में आ जाएगा, यही है। क्वेश्चन ही पहले ये पूछ लिया मध्य में कौन है, आप देख सकते हैं मध्य में एस है। दोस्तों दाएं छोर पे कौन है, ये ध्यान रखें दोस्तों, दक्षिण में देख रहे हैं, दाएं छोर पे क्यू हो जाएगा। बाएं से दूसरा कौन है, बाएं से दूसरा टी है। तो आपने देखा बहुत ही आसान सी एक पजल थी जो हमने सॉल्व करी। लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें और एक को चुनें और बाकियों को छोड़ें। देखें दोस्तों ये मैं कितनी बार कह चुका हूं, मैं तो भूल भी गया अब तो गिनती, कि इसके लिए पहले अंग्रेजी के शब्द आने चाहिए। आप देख सकते हैं इसका मीनिंग निकल के आ रहा है TEACHER, टीचर एक स्पेलिंग बन रही है इससे। इससे अगर आप देखेंगे तो लाइब्रेरी बन रही है। अब तकलीफ ये दोस्तों कि मैंने तो इसको जब 2-3 बार करा तो मुझे समझ आ गया, आपको पता चलना चाहिए कि इससे क्या बन रहा है दोस्तों, स्टूडेंट शब्द बन रहा है, और इससे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट बन रहा है। इसमें ऐसी कोई रीजनिंग नहीं है जो मैं बता पाऊं कि यार आप ऐसे करो और वैसे करो। दोस्तों कोई रीजनिंग नहीं है, कोई तर्क नहीं है। आपको अंग्रेजी का अगर शब्द नहीं पता है मार्केट, अगर मार्केट की स्पेलिंग आपको नहीं आती, आप नहीं बता पाएंगे, ये बस काम खत्म। हाँ, इसको करने के बाद थोड़ी जनरल नॉलेज और अब रीजनिंग काम आएगी कि भैया लाइब्रेरी, टीचर और स्टूडेंट, ये सारी के सारी तीनों चीजें विद्या यानी स्टडी से रिलेटेड है। स्टडी करने वाला कौन, स्टूडेंट, स्टडी कराने वाला कौन, टीचर, स्टडी कहां होगी, लाइब्रेरी। इस मार्केट का स्टडी से कोई लेना देना नहीं है, विद्या या पढ़ाई से लेना देना नहीं है, ये गलत हो गया, काम खत्म। अगले क्वेश्चन पे लिए चलता हूं दोस्तों, ध्यान से देखेगा। आपको दे रखा है दोस्तों पी क्यू की मां है, जो कौन दोस्तों, क्यू आर की बहन है, जो आर की बहन है, ठीक है। पी क्यू की मां है और क्यू आर की बहन है। एस आर का पुत्र है, आप देख सकते हैं एस जो है वो आर का पुत्र है। पी का एस से क्या रिलेशन है दोस्तों, पी के पुत्र या पुत्री का जो अगर बेटा होगा तो पी नानी हो जाएगी,
भाई आर के बारे में तो दे नहीं रखा है, लेकिन आर महिला मान लेते हैं, क्योंकि वैसे तो दादी भी हो सकता है, नानी भी हो सकता है, बट जो ऑप्शन है उनके अनुसार हमने नानी कर दिया। ग्रैंड मदर होता है। देखिए, ईमानदारी से मुझसे अगर सवाल पूछो तो मैं तो कहूंगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में आता है ग्रैंड मदर। अब वो ग्रैंड मदर कौन सा वाला नहीं पता, लेकिन चूंकि यहां पे तो दे रखा है ऑप्शन, इसलिए हमने नानी कर दिया। आगे लिए चलते हैं, एक और प्रश्न आपके सामने दे रखा है दोस्तों, आपके बिल्कुल सामने मैंने जूम कर रखा है इस प्रश्न को, ध्यान से देखेगा। कोशिश ये करनी कि यहां पे कौन आएगा वो देखें। मैं यहां देख पा रहा हूं दोस्तों, उल्टे क्रम में अल्फाबेटिकल एबीसीडी चल रहे हैं, तो उल्टा ही चल लेते हैं हम दोस्तों। ए बी सी डी ई, और यहां एक छोड़ के एफ और जी आ गया। जी के जस्ट बाद एच आई आ गया, फिर एक गैप दे दिया हमने, यानी दो लगातार है, एक गैप है, और फिर दो लगातार नहीं, तीन तीन लगातार हैं कॉमा के साथ। डी ई, एफ को छोड़ दिया जी, जी से कनेक्टेड एच आई, जे को छोड़ दिया के, यानी के से कनेक्टेड दो और लेने पड़ेंगे एल एम। पहले तो ऑप्शन में एल एम ही देख लें दोस्तों। आप देख सकते हैं इसके अलावा एल एम किसी में नहीं दे रखे हैं। आप देख सकते हैं इसमें एल एम नहीं है, इसमें एल एम नहीं है, इसमें एल एम नहीं है। आप एल एम को चेक भी कर लेना भाई, एल एम एन को छोड़ के ओ और फिर पी क्यू ऐसा ही आ गया, यानी जो हमारा पैटर्न चल रहा है सही चल रहा है, यही उत्तर आ जाएगा बी। आगे लिए चलता हूं दोस्तों, अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं, आराम से देखें। डिजिटल युग चुपचाप मानवता के कार्बन फुटप्रिंट में योगदान दे रहा है। डिजिटल युग है दोस्तों, कार्बन, बहुत सारा कार्बन हम छोड़ के जा रहे हैं दोस्तों। कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि का निर्माण और उसके उपयोग भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में शामिल है। इनका निर्माण करना भी ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देना है। आभासी वर्चुअल दुनिया चुपचाप मानवता के लिए हानिकारक होती जा रही है। बिल्कुल सही कहा। कैसे दोस्तों? चुपचाप मानवता के कार्बन फुटप्रिंट का योगदान दे रही है, तो चुपचाप एक खराबी तो कर रही है। स्मार्टफोन का उपयोग ग्रीन हाउस गैस के उत्पादन करता है, तभी तो हम कह रहे हैं कि उसके उत्पादन में शामिल है। दोनों ही बिल्कुल सही हैं। जो ये दोनों बातें निष्कर्ष के रूप में कही हैं, ये कथन से ही निष्कर्ष निकल के आ रहा है। मेरा उत्तर जाएगा दोस्तों, दोनों ही फॉलो कर रही हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसके बारे में बहुत सारी बार बता चुका हूं दोस्तों। यहां पे आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों 81 के बाद लिखा हुआ है h, तो h का अर्थ होता है माइनस, उसके बाद दे रखा है 1 और 1 के बाद है g, g का मतलब होता है भाग देना दोस्तों, यानी 17 से भाग दे दिया भाई। उसके बाद दे रखा है f जिसका अर्थ है गुणा करना 102 से। उसके बाद दे रखा है g यानी पुनः भाग देना है 6 से। उसके बाद f यानी गुणा करना है 34 से, और उसके बाद माइनस का 6। जो दे रखा है उसको लिखने में पूरी सावधानी बरतिए। एक भी अंक ऊपर नीचे हो गया तो भैया आपका समय तो चला गया। अब यहां देख सकते हैं दोस्तों 17 दूनी 34, यहां हो गया 2, और अगर मैं बात करूं तो 2 को यहां से भाग दिया तो 3 आ गया। अगर मैं कहूं आपसे कि भैया ये 3 को हटा के यहां से अगर अपन ऐसा कहें तो ये हो जाएगा 34। आप देख सकते हैं यहां पे 34 बचा, ठीक है ना। तो कुल मिला के मेरे पास अब इधर तो पूरा के पूरा संख्या माइनस की 34 ही है। अगर मैं इसको एक साथ करूं तो मैं देख पा रहा हूं 81 दे रखा है, माइनस का 34 है और माइनस का 6 है। 34 और 6 हो गए 40, यानी माइनस का 40 तो इधर आ गया। आगे 81, 81 में से 40 गए तो दोस्तों 41, 41 बचते हैं, ये रहा 41। अगले क्वेश्चन पे लिए चलता हूं आपको, ध्यान से देखें दोस्तों। 4 पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री अपने माता पिता के साथ रहती है। दोस्तों ये माता है, ये पिता है, मतलब ये माता है और ये पिता है। इसके पास 4 पुत्र हैं, यानी कि 1, 2, 3 और 4, और 1 पुत्री है। यहाँ पे एक पुत्र की 1 पुत्री है, यहाँ पे एक और पुत्री है, और 1 पुत्र है, इसके 1 पुत्र भी दे रखा है आपको। अन्य पुत्रों में से प्रत्येक की 2-2 पुत्रियां हैं।
परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं? आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताइए, बनाने से पहले तो आंसर ही आ गया हमारे पास। लिए चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों, बहुत आराम से देखिएगा दोस्तों। यदि अभाज्य सम और विषम स्थानों के अक्षरों को, स्थान जो अभाज्य है, सम और विषम स्थान है, उन अक्षरों को 4 5 3 दे दिया जाए तो एजुकेशन का कोड क्या होगा? ये आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। अब इसको ऐसे समझा जाए दोस्तों, ई आता है 5 पे, तो मैं एक काम करता हूं, पहले तो जो पे जहां ये आते हैं वो लिख दिया जाए। यू आता है आपका दोस्तों 21 21 पे, सी आता है 3 पे, 1 पे, 20 पे, और उसके बाद आई आता है 9 यानी 9 पे, ओ आता है 15 और ये आता है 14 पे। ये आपको दे रखा है दोस्तों। ये जो पहली संख्या दे रखी है अभाज्य है, अभाज्य है, तो इसके लिए तो कोड आ जाएगा 4। आप देख सकते हैं सभी 4 से ही शुरू हो रहे हैं। इसके बाद एक सम संख्या आई है दोस्तों, सम संख्या के लिए आता है 5। आप देख सकते हैं 4 के बाद सभी में 5 आया है। और उसके बाद u आया 21 जो कि एक विषम संख्या है, उसके लिए आया है 3। तो 4 5 3 तो सभी के शुरुआत में आ गया। इसमें नहीं आया तो इसको घर भेज दो भाई, 4 5 3 चाहिए था हमें। इसके बाद आया है 3 दोस्तों, ये अभाज्य भी है और विषम भी है। इसको कोई भी ले लीजिए, अभाज्य ले लीजिए, विषम ले लीजिए, तो या तो आएगा 4 या 3। देखिएगा जरा ऑप्शन में क्या आया है दोस्तों, 3 या 4। 4 मिल रहा है सभी के अंदर, तो इसे ले सकते हैं हम। इसके बाद 1 दोस्तों, 1 विषम भी है और अभाज्य भी है। 1 जो है वो विषम भी है और अभाज्य भी है, तो इसे अगेन मैं पुनः कहना चाहूंगा 4 या 3 जो भी इसमें से आया है वो ले लीजिए। इसको तो खत्म कर देते हैं। अब यहां देखते हैं दोस्तों कहां अंतर आ रहा है। इसी में अंतर आ रहा है, यानी इधर दोस्तों। ये तो एक सम संख्या है और सम के लिए तो 5 आता है दोस्तों। 15 जो है ये या तो विषम मान लीजिए इसे, क्योंकि विषम ही है ये, और तो कुछ है नहीं। और विषम के लिए 3 आता है, जो कि मैं देख पा रहा हूं यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है दोस्तों। ये तो बिल्कुल ही गलत है और ये भी गलत है। मेरा ऐसा मानना है कि पीछे से दूसरा अक्षर जो है वो ओ है, और ओ की अगर मैं बात करता हूं तो वो एक विषम संख्या है और अभाज्य तो है नहीं क्योंकि भाज्य है, तो विषम के लिए 3 आना चाहिए। इन ऑप्शन में तो नहीं दे रखा है, आई एम सॉरी टू से, बट ये क्वेश्चन शायद गलत है। ऑप्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, झाला है। आगे लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपको कोड निकालना है दोस्तों। कोड वाले क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा करने चाहिए, आसान से हो जाते हैं। डन का कोड निकालना है। आप देखेंगे पाएंगे डन इसमें भी है और डन इसमें भी है। जरा देखें कॉमन क्या क्या है दोस्तों। इन दोनों में कॉमन है आपका 9 और 2, यानी डन और इज के लिए 9 और 2 आया है। आप देख सकते हैं क्योंकि दोनों में डन भी है, दोनों में इज भी है। अब इन दोनों में से इज इसमें भी है और आप देख सकते हैं 2 इसमें भी है, यानी 2 तो खत्म हो गया। केवल मात्र 9 जो है वो डन का हो जाएगा, इज का 2 हो जाएगा। यही आपको दे रखा था। यहां समाप्त होता है दोस्तों एक और प्रश्न पत्र। एक क्वेश्चन बाकी है, चलो पहले इसे कंप्लीट करते हैं दोस्तों। जनता की आपूर्ति है तो दूध का परीक्षण करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। जो दूध हम आपूर्ति करते हैं जनता के लिए, उस दूध के बहुत सारे परीक्षण के प्रयास किए जाते हैं। गायों और भैंसों को अत्यधिक अस्वास्थ्यकर परिस्थिति में रहने से पैदा होने वाले संक्रमण पर ध्यान देने का प्रयास नहीं किया जाता। हम उनका दूध जो है उसका परीक्षण तो हो जाए ये करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि भैया जो गाय और भैंस ऐसी परिस्थिति में रह रही है जहां संक्रमण हो रहा है, उस पर तो ध्यान ही नहीं दे रहे हम। दोस्तों दूध देने वाले जानवरों का कल्याण समान रूप में महत्वपूर्ण होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हम यही तो कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, नहीं हो रहा है। दूध की आपूर्ति करने वाले स्रोत अत्यधिक दूषित बने हुए हैं। देखिएगा, प्रयास नहीं किया जाता है, संक्रमण पर ध्यान देना है, यानी ये दोनों ही निष्कर्ष एकदम सही हैं, ऐसा कहना चाह रहा है। आई थिंक ये आखिरी प्रश्न होना चाहिए। बस ये आ गई सफेद स्क्रीन। तो दोस्तों आज का पेपर यहां समाप्त करते हैं। पुनः कल मिलेंगे आपसे, जुड़ेंगे आपसे और कई सारे प्रश्नों के पत्र को लेके आएंगे। अगले प्रश्न पत्र में सारे प्रश्नों को हल करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आप ही का चैनल है दोस्तों डिजिटल तैयारी। धन्यवाद।